उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव आयोग की तरफ से घोषित हुए हैं। पहले चरण उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 7 चरणों में होने वाला है। पहले चरण के नामांकन की तारीख समाप्त हो चुकी है कल यानी 21 तारीख को, और आज यानी 22 जनवरी को एक नए गठबंधन की घोषणा असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष है उनके द्वारा, उनके साथ में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम, इनके नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम का एक गठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब मैदान में उतरा है। इस गठबंधन को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। आज से ही जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वैसे ही मीडिया के द्वारा भी कई सारी प्रकार की चर्चा समाज में की जा रही है। इन्हीं सारी चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। हम उनके कार्यालय में हैं और सबसे पहले सर MNTV पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और समय देने के लिए सबसे पहले शुक्रिया। सर, गठबंधन की घोषणा आपके द्वारा हुई और जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही वो सारा लाइव चल रहा था, वैसे ही टीवी चैनल वालों ने आपके गठबंधन को तीसरा मोर्चा बता दिया या तीसरा विकल्प बता दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मीडिया के लोग समाजवादी गठबंधन को दूसरा मोर्चा घोषित किए हुए हैं और ये बीजेपी के जो भोपू मीडिया वाले लोग हैं, भोगते रहते हैं बीजेपी के इशारे पर, वो लोग समाजवादी पार्टी को बीजेपी का मुख्य विरोधी मानते हैं और उन्होंने ही इस बात को प्रोपेगेंडा किया है। उसकी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी के लोगों को, RSS के लोगों को मुसलमानों की पार्टी घोषित करना बड़ा आसान काम है, उनका पूर्व इतिहास ध्यान में रखते हुए। और जब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी घोषित कर सकते हैं तो इससे उनको हिंदू मुसलमान का मामला बनाने के लिए आसान होता है। इसलिए भोपू मीडिया और भोपू पत्रकार समाजवादी पार्टी को ही बीजेपी का मुख्य विरोधी पार्टी है ये बताने का वो काम भी जो हुए हैं करते हैं। सर्वे भी उनके ही है, वो तो जानते हैं हम। सर्वे वाले जो देशमुख वगैरह है वो हमारे महाराष्ट्र का ही है, हम जानते हैं वो क्या करता रहता है। आजकल जो ये ओपिनियन पोल आते हैं वो उसमें बहुत सारे डाटा टेबल के ऊपर ही तैयार होते हैं, तो उसका कोई मतलब क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हुई है। इन लोगों ने खुद ही क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हुई है। तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया जा सकता है कि जब उनको 41-42% वोट दिखाए जाते हैं ओपिनियन पोल में, तो इनको 30 और 31 दिखाए जाते हैं। तो 30 और 31 दिखाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो बड़े खुश होते हैं उससे। उनका 42% है, तुम्हारा 31% है, तो तुम किस आधार पर खुश हो रहे हो भाई? ये हमारी समझ में नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया कि तुम 31% से कैसे हो रहे हो। वो शायद इसलिए खुश होते होंगे क्योंकि पिछले विधानसभा में तो 22% है, तो अभी तो 31 है, शायद इस वजह से खुश होते होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये जो गठबंधन हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हमने घोषित किया है, इसमें तीनों महत्वपूर्ण जो दल है, वैसे अभी 5 है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में कई दल है, तो वो दल भी इसका हिस्सा ही है, जो आपके द्वारा पहले से बनाया हुआ है वो इसका ही है, इसी के अंदर है वो। क्योंकि मैंने वहाँ पर
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पर ही वहाँ हिस्सा लिया। तो इस दृष्टिकोण से हम ऐसा मानते हैं कि ये केवल गठबंधन नहीं है, एक प्रकार से महागठबंधन हो गया है। और महागठबंधन होने की वजह से और जनाधार वाली पार्टियां होने की वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और बीजेपी गठबंधन के बीच में ही लड़ाई होगी। और इस दृष्टि से समाजवादी गठबंधन ये तीसरे नंबर पर आज के बाद चला जाएगा। अगर मीडिया वाले इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव का नतीजा और चुनाव का रिजल्ट जो है इस बात को प्रूव करेगा, ये मेरा मानना है। अभी जैसे ही वो चुनाव आयोग हमें अवसर दे 8 दिन का, तो रमाबाई मैदान जो है ओवर क्राउडेड होकर इतनी विशाल रैली हम खड़ा कर देंगे कि जितने रमाबाई मैदान के अंदर लोग हैं उतने ही लोग बाहर दिखाई देंगे। इतनी विशाल रैली ये लोग जो है मिलकर, हम 3 लोग मिलकर कर सकते हैं, मगर वो रैली के लिए अनुमति नहीं देंगे। आपने पहले ही 9 अक्टूबर में अकेले ही उसको अकेले बहुत बड़ी रैली हमने करके दिखाई। अभी जैसे ही ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की खबरें चली, 2 बातें मीडिया प्रचारित कर रही है। आपने तो उनको, उस मीडिया को भोपू मीडिया कहा। 2 बातें प्रचारित कर रही है आपके बारे में। एक बात ये कि आपको दलित नेता के तौर पर बताने का काम हो रहा है, और दूसरी बात ये कि इस गठबंधन में बामसेफ भी सहभागी हो गया। आप बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए आपसे ही ये सवाल जायज़ है। तो इन दोनों प्रचार पर जो प्रचार हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? एक तो ये जो सारी गतिविधियां है, ये गठबंधन है, ये राजनीतिक है। बामसेफ ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है कर्मचारी लोगों का। तो ये किसी भी मापदंड में इस राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये लोग समाज में बरसों से जागृत करने का काम लगातार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। इनका एक मर्यादित रोल है, उस रोल के तहत वो काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई रोल इसमें नहीं है डायरेक्ट। बामसेफ इस गठबंधन में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हो नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, जो बामसेफ है, उस बामसेफ में ही, बामसेफ जो शब्द है BAMCEF, तो B फॉर बैकवर्ड ब्रैकेट में SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो इसका मतलब है इसमें SC के लोग शामिल है, इसमें ST के लोग शामिल है, इसमें OBC के लोग शामिल है, इसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल है। और हमारे जो कार्यकर्ता है, जो बामसेफ के है, भारत मुक्ति मोर्चा के है, बहुजन क्रांति मोर्चा के है, उसमें शेड्यूल कास्ट के भी है, शेड्यूल ट्राइब के भी है, MBC के भी है, OBC के भी है, माइनॉरिटी के भी है, और 6 माइनॉरिटी के कार्यकर्ता हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मैं किसी एक समूह को, जिसको वो लोग दलित कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, तो मैं केवल शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, मगर मैं बाय बर्थ शेड्यूल कास्ट हूँ। इस हिसाब से मैं इंडिविजुअली शेड्यूल कास्ट हूँ, मगर मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। और हमारे साथ बहुत बड़े पैमाने पर तमाम प्रकार के जाति के लोग जो है इसमें सक्रिय रूप से सहभागी है। अभी आपने जिसका जिक्र किया कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आपने पहले ही बना लिया था, उसके बाद ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, तो क्या अब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नहीं रहेगा, या राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो दल आपके साथ में थे वे लोग भी, वे दल भी अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल हो गए? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का प्रतिनिधि के तौर पर मैं वहाँ शामिल था, इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जितने भी दल सहभागी है वो सारे के सारे इसमें सहभागी है। यानी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कंटिन्यू काम करता है? हाँ, वो भाई उसमें सहभागी है और उसमें सक्रिय रूप से रोल प्ले करेगा, और उसमें सहभागी जो दूसरी पार्टियां है वो भी रोल प्ले करेगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत संक्षिप्त में बात कही,
2-3 मिनट की आपकी बात रही, उसमें आपने कहा कि, और अभी भी आपने कहा कि आपका जो दल है या आपका जो मोर्चा है, भागीदारी मोर्चा, वो दूसरे नंबर पर अब आ गया है बीजेपी के मुकाबले में, और सपा जो है, सपा गठबंधन तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसको जरा विस्तार से बताइए कि ये कैसे संभव है। ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लोगों का हिस्सा है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी, उसमें ओवैसी साहब को अगर हम लोग देखें तो आज मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी साहब है। इसलिए मुस्लिम लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। इस हिसाब से अब मुसलमान अगर अकेले ओवैसी साहब चुनाव लड़ते तो शायद पोलराइजेशन नहीं होता। अब शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लासेस के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग और एमबीसी के लोग, इतने सारे लोग जो है वो इसके साथ रहने से मुसलमानों का अतिरिक्त पोलराइजेशन इस गठबंधन के समर्थन में होगा। बाबू सिंह कुशवाहा आपके आने से हाँ, ये उससे होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये 19-20% अगर मान लो, ओपिनियन पोल वाले 32-33% बताते हैं, अगर ये 19-20 माइनस हो गए तो ये 10-15 तक नीचे आ जाएगा, और फिर हमारा अगर इसके साथ जुड़ गया तो हमारा बहुत आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये कैलकुलेशन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि अब ये दूसरे नंबर पर ये करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती अभी तक हमारे रैलियों के अंदर जो भीड़ शामिल हुई उसमें एक एक आदमी कल तक मायावती का समर्थक था जो आज हमारा समर्थक है। इसलिए मायावती अभी तक ये हिम्मत नहीं कर पाई कि वो कोई रैलियां करे, क्योंकि उसको ये डर है कि अगर मान लो रैली के लिए निकली और लोग नहीं आए तो एक ही झटके में उसका सारा का सारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवैसी साहब के आने से जो ध्रुवीकरण मुसलमानों का एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ उन लोगों को जिनको सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को मायावती के द्वारा, बीएसपी के द्वारा, अब उनको ये उम्मीद नहीं है उधर मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, हाँ, बीएसपी की तरफ से उम्मीद नहीं है। तो वो लोग अभी दूसरा ठौर ढूंढ रहे हैं। जो हमारे रैलियों में बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ आती है, वो ढूंढ रहे हैं कि अभी हमारे सामने कौन सा विकल्प है। तो वो लोग, हाँ, तो इसलिए अभी ये गठबंधन की वजह से जितना पहले पोलराइजेशन हुआ हमारे समर्थन में, अब उनको लगेगा अब तो हम जीतने लायक हो गए। तो मेरे पास कुछ ऐसे टेलीफोन आए हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम उधर का छोड़ करके आपके साथ आना चाहते हैं। नहीं, उधर तो आपने पैसा वैसा दे करके टिकट लिया है, नहीं वो ठीक है, वो अब दूसरा लगा देंगे। तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो ये उम्मीद भी उससे, यानी पोलराइजेशन होने का, हमारे समर्थन में अतिरिक्त पोलराइजेशन होने का खतरा पैदा हो गया। तीसरा मामला ये है कि शेड्यूल कास्ट की जिस बिरादरी की मायावती है, परमेंद्र प्रताप उसी बिरादरी का है जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। तो उनको इस दृष्टि से भी उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो भी पूरी हो रही है। मायावती के मंत्रिमंडल में बाबू सिंह दूसरे नंबर के मंत्री थे, सेकंड नंबर के मंत्री थे, और वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। 2.5 साल के लिए वो है, 2.5 साल के लिए ये है। तो इस हिसाब से अभी तो मायावती के साथ जो लोग लगे हैं वो तो एमएलए बनने की संभावना नजर नहीं आ रही उनको।
तो मुख्यमंत्री बनने का तो सवाल नहीं, मगर इधर तो मुख्यमंत्री बनने का चांस दिख रहा है उनको। एक तो ये बात है। इसके अलावा और कुछ दल जो है आने वाले 2-4-5 दिन में बहुत कुछ उथल पुथल होने की संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो 8 दिन में सारी परिस्थितियाँ जो है वो बदल जाएगी, और पहले चरण से ही उसका असर, क्योंकि 10 फरवरी का समय है और ये 31 जनवरी तक ही बहुत कुछ उथल पुथल होने का खतरा है, संभावना है, और ऐसे बहुत सारे टेलीफोन आना शुरू हो गए हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमारे पास है जानकारी, मैं वो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, केवल इशारे के तहत बता रहा हूँ। ये इनके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी यही कह रहा है कि हमारा ही टकराव होगा बीजेपी के साथ में। आप जो कैलकुलेशन बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि सपा गठबंधन का नुकसान होगा, बीएसपी का नुकसान होगा, और आप बीजेपी को हराने के लिए सब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नुकसान तो सपा और बसपा का हो रहा है, बीजेपी का कहाँ नुकसान हो रहा है? तो बीजेपी को कैसे हराएंगे? सपा और बसपा का नुकसान पर ही तो हमारा सारा मामला, हमारी बिल्डिंग जो है खड़ी है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और बीजेपी को मात दे सकती है। अगर मान लो सपा का नुकसान नहीं होगा, बीएसपी का भी नुकसान नहीं होगा, तो हमारे हिस्से में क्या आएगा जो हम बीजेपी के साथ टकराव करने लायक बने? इनका पहले नुकसान होगा, फिर हमारी ताकत बनेगी, और वो ताकत बनने के आधार पर हम बीजेपी को परास्त करेंगे, तभी होगा, अन्यथा कैसे होगा? किसी न किसी को नुकसान होगा, तभी तो बीजेपी को टक्कर देने लायक हो रहेंगे हम लोग। हाँ, तो मुश्किलें बीजेपी की कम बढ़ेगी, सपा और बसपा की ज्यादा बढ़ेगी। इमीडिएट सपा और बसपा की तो बढ़ चुकी है। हाँ, बढ़ चुकी है, जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ, बढ़ चुकी है। बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारा टकराव है, तो बीजेपी की बढ़ने का कोई संभावना नहीं है, मगर उनके गणित को, उनका जो स्ट्रेटेजी उन्होंने सोचकर बनाई हुई थी, ये एकाएक जो ये बना, उसके लिए तो बीजेपी के लोगों को भी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात होती है कि सपा गठबंधन, अभी जैसा आप कह रहे हैं कि और भी लोग आ रहे, सपा गठबंधन आपको उनके गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे, या आपका ये जो माहौल बन रहा है अभी, उससे सपा गठबंधन आपके इसमें शामिल हो, अगर ऐसी कोई बात होती है, संभावना होती है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? ये अभी हाइपोथेटिक है, मतलब ये परिकल्पना है, और इसलिए इस परिकल्पना को जब तक रियलिटी के दृष्टि से कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक इसके बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। मान लो कि अगर ऐसा होता है तो होने के लिए सैद्धांतिक रूप से हम विरोध में नहीं है, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन हो सकता है, मगर समाजवादी पार्टी के लोग ये मानते हैं कि जहाँ ओवैसी जी रहेंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? ओवैसी जी को हम साथ में ले लिया है, अभी वो परमानेंट है, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर सपा आना चाहे तो भी नहीं? नहीं, अभी ये गठबंधन बन चुका है, इसमें अभी चेंज नहीं करेंगे। इसमें ऐड हो सकते हैं, माइनस नहीं? हाँ, इसमें माइनस नहीं करेंगे, माइनस होने करने के लिए हम तैयार नहीं है। अभी एक सवाल जो मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था, वो ये कि एमआईएम पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, आपने उनके साथ में गठबंधन बना लिया है, उनको साथ में ले लिया है, अब आपको सी टीम कहे, डी टीम कहे, क्या है? अब वामन मेश्राम की क्रेडिबिलिटी देश में ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी वामन मेश्राम को बीजेपी की बी टीम में नहीं कह सकता। हम लोग हजम होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हजम होने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उसका मौलिक कारण है सेकुलर, कम्युनल, ये उनके ही दिए हुए एजेंडा, उनके ही दी हुई आइडियोलॉजी। एक ही लोगों ने बहुसंख्यक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दी हुई आइडियोलॉजी है।
हमारी आइडियोलॉजी ये दी हुई आइडियोलॉजी नहीं है, ये आरएसएस के लिए या ब्राह्मणवाद के लिए रियल रूप में काउंटर करने वाली आइडियोलॉजी है, जिसको लेकर हम चल रहे। और इसके बारे में हम किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आज तक नहीं किया। मेरी अभी 65 साल की उम्र हो गई, अभी तक तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और करने की कोई संभावना नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती। हम आने वाले 10 साल में पहले नंबर की ही ताकत बना सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो आरोप या जो बातें एमआईएम के लिए कही जाती थी, आपके उनसे जुड़ने से ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता है, बी टीम ये टीम, तो ये इस बात को पहले तो मैं मानता नहीं हूँ। दूसरी बात, हम किसी की बी टीम बने हैं, ये उनके लिए कहना इतना आसान है नहीं है। कोई हमको ये नहीं कह सकता कि हम किसी की बी टीम है। वामन मेश्राम के लिए ये शब्द प्रयोग जो है ये सूट नहीं होते हैं, कोई कह नहीं सकता। अभी सर चंद्रशेखर आज़ाद रावण इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ इनके गोरखपुर से ही उनके विरोध में लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी ने अपना अलग कैंडिडेट वहां पर उतारा है। क्या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपना कोई अलग कैंडिडेट उतारेगा या किसी को समर्थन देगा? चंद्रशेखर हमें समर्थन मांगे या ना मांगे, हम उनको पूरे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा समर्थन करेगा। वहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। हम 403 के बजाय हमने घोषित किया 403 करेंगे, मगर 403 नहीं करेंगे, 402 करेंगे। 402 पर, हाँ 402 पर ही लड़ेंगे। और वो सीट जो है जिसमें छोड़ देंगे यदि वो चुनाव उसके खिलाफ लड़ता है तो। इसमें एक कंडीशन है, ऐसा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लड़ने के लिए कहा था उन्होंने, मगर वो वहाँ लड़े नहीं थे। यदि लड़ते हैं तो सीएम के विरोध, लड़ते हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट, पूरा अनकंडीशनल, इसलिए कि इसके बदले में वो हमारा समर्थन करे वगैरह वगैरह, ये हमारा कहना नहीं है। हम उनको समर्थन करेंगे। उनके लोग चाहे तो हमारा समर्थन कर सकते हैं। अभी किन किन दलों के साथ में अन्य जो है आप कह रहे, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए हमें भी थोड़ा बताइए मसाला कि किन दलों के साथ में और बात हो रही है? नहीं, ये बातें अभी डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। आपने कहा कि अपने ओम प्रकाश राजभर इनका भी कॉल आया था। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी का कॉल विकास चौधरी को आया था और उन्होंने उनको बात बाद में करेंगे ऐसा कहा था। तो बाद में उन्होंने चौधरी साहब ने मुझे रिपोर्ट अभी किया नहीं है, तो अभी मैं उनको बात करूँगा कि क्या बात हुई है। अगर बात नहीं हुई है तो फिर उनको हम लोग बोलते हैं कि बात करो, बात डायरेक्ट संवाद, लोकतंत्र में संवाद होते रहना चाहिए। सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनके मन की कोई बात हो सकती है, इनको कह सकते हैं, हमें पता नहीं उनके मन में क्या है। वो हम सब लोगों को साथ में लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है। वो हमारे साथ आना चाहते हैं, हो सकता है। मतलब उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं बता सकते बात होने तक। हाँ, जब तक बात नहीं होगी तब तक तो नहीं कह सकते। आपने जो अगर लोकतंत्र में डायलॉग तो होते रहना चाहिए, संवाद तो होता रहना चाहिए। आपने जब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया था और उसकी आपने 2 प्रेस वार्ता की, उन दोनों प्रेस वार्ता में आपने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, ये केवल प्रदेश स्तर का मोर्चा नहीं बनाया गया है। अब ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, क्या वो भी राष्ट्रीय स्तर का होगा या केवल वो प्रदेश स्तर का है? ये केवल प्रदेश स्तर का मामला है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में केवल शब्द ही राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। हमारा संगठन पहले से राष्ट्रीय है, 31 राज्यों में फैला हुआ है, तो हम कर सकते हैं। मगर बाकी जो अपने बाबू सिंह जी का संगठन है, ये कोई उत्तर प्रदेश के बाहर हमने नहीं सुना है। एमआईएम है, मगर जिस तरीके का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए वो संगठन नहीं है। वो एक खास कम्युनिटी को लेकर के चल रहे हैं, उस तरीके का। हम तो कह सकते हैं कि हम तो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अभी मुस्लिम कैंडिडेट हैं यूपी में।
और मजबूत कैंडिडेट है, तो उस हिसाब से हमारा महत्वपूर्ण है। और ओवैसी साहब के साथ अगर वो राष्ट्रीय है भी तो ओवैसी साहब के साथ हमारा गठबंधन यहाँ भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, अगर उनका कोई एतराज़ नहीं। वैसे उन्होंने महाराष्ट्र में आपका कैसा है पूछा, तो हमने कहा महाराष्ट्र में तो अभी 2024 में है, अभी तब तक पूरी तैयारी करेंगे। आपका मैंने कहा मराठवाड़ा में ज़्यादा है, क्योंकि पुराना हैदराबाद संस्थान का एरिया है वो। हाँ, बॉम्बे एरिया में वैसा है नहीं है, पूना एरिया में वैसा है नहीं है, पश्चिम महाराष्ट्र में वैसा है नहीं है। जो पुराना हैदराबाद है, क्योंकि औरंगाबाद तक है पुराना हैदराबाद, तो वहाँ उनका असर ज़्यादा है। एमपी भी है। हाँ, उनका एमपी है, क्योंकि वो पुराना हैदराबाद है। ये जो औरंगाबाद तक का एरिया है ना, ये हैदराबाद संस्थान के अंदर था। अभी ये उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कोई मतलब जैसे एमआईएम आपके साथ में आया है यहाँ पर, तो अन्य 4 राज्यों के भी चुनाव घोषित हुए हैं, तो वहाँ पर क्या एमआईएम और आपसे कुछ तालमेल? अभी हम लोगों ने कंसंट्रेट किया है, उन्होंने भी यूपी में कंसंट्रेट किया है, हमने भी कंसंट्रेट किया है।